झटपट अमीर बनने की योजनाएं अक्सर विफल हो जाती हैं, लेकिन अपने टैलेंट, ज्ञान और लक की वजह से आप यकीनन बेहद कम समय में अपना भाग्य बदल सकते हैं। इस बात को साबित करने के लिए हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं 10 ऐसे ही तेज तरीके जिनसे लोगों ने खुद का भाग्य खेल बाकी खेलों की तुलना में शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर आप दृढ़, निर्भय और पूरी तरह से संतुलित हैं, तो इस खेल की मदद से आप अपना भाग्य बस कुछ ही समय में बदल सकते हैं। 2017 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पेशेवर बुल राइडर्स संगठन ने $1 लाख के इनाम की पेशकश की, जो इस खेल में किसे सबसे अच्छा रैंक लाता है और सबसे ज्यादा देर तक सांड की सवारी करता है। इस चैलेंज के लिए 19 साल के जेस लॉकवुड तैयार हो गए। लॉकवुड दक्षिण पूर्वी मोन्टाना से हैं और वे इस कार्य में तब से कुशल हैं जब से उन्होंने चलना सीखा। दूसरे शब्दों में कहें तो वे आज के जमाने के काउबॉय हैं। उन्होंने 2016 में रूकी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था, लेकिन इस जनवरी की रात उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे किताबें सालों साल तक याद रखेंगी। ये बात तो सच है कि उन्हें इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दी गई होगी, और जब इम्तिहान की घड़ी आ गई तब उन्होंने अपने सांड की सवारी कुछ 32 सेकंड तक की थी, जो कि 5-8 सेकंड की सवारी में डिवाइडेड है। इस कारनामे के लिए उन्हें $1,17,000 का इनाम दिया गया। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर आपने ये 32 सेकंड की सवारी का कारनामा कर दिखाया होता तो आप इन सारे पैसों के साथ क्या करते। नंबर 9, विरासत। ये बात तो पक्की है कि सांड की सवारी करने के लिए आपके पास कौशलता का होना अति आवश्यक है, लेकिन पैसों की विरासत में पाने के लिए किसी भी तरह की मेहनत नहीं लगती। वैसे तो कोई भी कभी भी विरासत में पैसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन अफसोस कि ऐसा किसी प्यार करने वाले के गुजर जाने पर ही होता है। हालांकि ऐसा तब हुआ है जब आप मरने वाले को जानते भी नहीं हो। साल 2007 में एक पोर्टुगीज एरिस्टोक्रेट जिसका नाम लुइस कार्लोस दा कैमारा था, उन्होंने अपनी संपत्ति 70 अजनबियों के नाम कर दी। लुइस के गुजर जाने के 13 साल पहले उन्होंने रैंडमली लिस्बन डायरेक्टरी में 70 लोगों का चयन करके उनके लाभार्थी होने को दे दिया। उनकी विल में शामिल था 12 रूम का लिस्बन में एक लग्जरी अपार्टमेंट, नॉर्थ पुर्तगाल में घर और तकरीबन $32,000। हालांकि उनकी विल से लाभ उठाने वालों को ये पैसा उनकी किस्मत से मिला था, लेकिन ये बात तो पक्की है कि किसी को भी आज तक विरासत में इतना कुछ नहीं मिला। फ्रांकोइस बेटाकॉर्ट मेयर्स को अपनी मां के गुजर जाने पर $42.3 बिलियन विरासत में मिले थे। फ्रांकोइस की मां लिलियन बेटनकोर्ट ए लोरेल की ओनर थी और उनके गुजर जाने के बाद फ्रांकोइस को ए लोरेल एम्पायर विरासत में मिला और अब वो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं। वहीं दुनिया के सबसे युवा बिलियनियर ह्यूज ग्रॉसवेनर को विरासत में 9 बिलियन यूरो मिले थे, जो तकरीबन $16 बिलियन होते हैं। वो साल 2016 में उनके पिता के निधन के बाद हुआ और अब वे दुनिया के अमीर आदमियों में 68वें नंबर पर आते हैं। नंबर 8, किफायती शॉपिंग। कल्पना कीजिए कि आपने कुछ सामान सिर्फ $4 में खरीदा हो, लेकिन उसकी कीमत लाखों में निकले। ऐसा 1989 में फिलाडेल्फिया की एक किस्मत वाली फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ हुआ। उन्होंने तो बस अमेरिका के सीन को दर्शाती हुई एक पेंटिंग खरीदी थी, वो भी मात्र $4 में। लेकिन उसका निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि फ्रेम का कॉर्नर डैमेज था और जल्द ही फ्रेम के टुकड़े हो गए और उन्होंने पाया कि उसमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की एक ओरिजिनल कॉपी थी। पहले तो उस आदमी ने 1999 में उन्हें 2.42 मिलियन की कीमत पर बेचा, लेकिन बाद में साल 2000 में वापस उन्हें 8.14 मिलियन में बेचा गया। लेकिन अफसोस मत कीजिए, अभी तक 500 में से सिर्फ 24 कॉपियां ही खोजी गई हैं। तो तैयार हो जाइए निकोलस केस फेस की तरह और जुट जाइए अपने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को खोजने में। नंबर 7, यूएस हाउसिंग मार्केट का लघुकरण करना। साल 2007 में निवेशक जॉन पॉल्सन ने हाउसिंग मार्केट का लघुकरण किया था। मूल रूप से इसका मतलब यही था कि वे यूएस के घरों की कीमत पर सट्टेबाजी की, उनकी कीमतें घटाएंगे। पॉल्सन ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में निवेश किया और मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज पर दांव खेला, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि हाउसिंग इंडस्ट्री डाउनफॉल का सामना करने वाली है। और कुछ ही हफ्तों में हेज द्वारा चलाई जा रही कंपनी पॉल्सन एंड को ने तकरीबन $30 बिलियन कमाए, जिससे इनके फंड्स दोगुने हो गए और उसमें से पॉल्सन ने $4 बिलियन से अधिक कमाई अपने लिए प्रबंधन शुल्क के माध्यम से की और जल्द ही पॉल्सन इस निवेश के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। ऐसी कुछ कहानी है माइकल बुरी की, जिन्होंने संकट के समय में बड़ी कमाई की। उन्होंने अपनी शर्त के द्वारा $100 मिलियन कमाए थे। उनकी कहानी को द बिग शॉट नाम भी दिया गया, जिस पर बाद में फिल्म भी बनाई गई थी। नंबर 6, बेसबॉल की गेंद पकड़ना। मुझे लगता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप यकीनन बेसबॉल के प्रशंसक बन जाएंगे। 27 सितंबर 1988 को फिल ओजर्स्की ने अपने सहकर्मियों के साथ बुश स्टेडियम में कार्डिनल्स खेल में भाग लिया था। अचानक कार्डिनल्स के खिलाड़ी मार्क मैगवायर ने सीजन के 17
70वें होम रन को तोड़ते हुए एक रिकॉर्ड बनाया और तभी बॉल दो सहकर्मियों के हाथों से बचकर भीड़ की ओर चल पड़ी और आखिरकार ओजर्स्की के हाथों में आ गई। पहले तो ओजर्स्की को हुआ कि वो बॉल को लौटाकर बस एक बार मैग्वायर से मिलना चाहेंगे, जो उस वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी थे। कार्डिनल्स के ऑफिशियल ने ओजर्स्की के साथ सौदा करना चाहा, एक बैट, बॉल और मैग्वायर द्वारा दिया गया एक टी शर्ट देकर, लेकिन ओजर्स्की ने इस सौदे से इनकार कर दिया और बॉल अपने पास ही रखी और कुछ 3.5 महीने के बाद उसे $3 मिलियन में बेच दिया। भले ही ओजर्स्की को इस बॉल को नीलाम करने में 3 महीने लगे हो, लेकिन उन्होंने अपने हाथ ये दौलत बस कुछ ही सेकंड्स में हासिल कर ली थी। नंबर 5, तेल के ऊपर रहना। साल 2007 में तेल कंपनी वालों ने ऑस्कर स्टोकलर की नॉर्थ डकोटा प्रॉपर्टी पर ड्रिलिंग का काम शुरू किया। पहले तो स्टोहलर को इस खुदाई से आपत्ति थी। उनका मानना था कि उनकी जमीन की खुदाई करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन स्टोहलर गलत थे। उनका नसीब इतना अच्छा नहीं था कि उनकी प्रॉपर्टी के नीचे तेल कंपनी ने टन से भी ज्यादा तेल की खोज की। हालांकि उनकी कमाई का सटीक नंबर अब तक किसी को पता नहीं है, लेकिन एस्टिमेटर्स का मानना है कि उन्हें साल भर के अंदर ही कुछ $1 मिलियन तो आराम से मिल गए होंगे। भले ही स्टोहलर को अमीर बनने में 1 साल का समय लगा हो, लेकिन उन्हें इसके लिए किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। इसलिए मुझे लगता है कि जमीन पर निवेश करना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। नंबर 4, 1 महीने के अंदर $1 बिलियन कमाना। हेज फंड मैनेजर जॉर्ज सोरोस, पॉल ट्यूडर जोन्स और ब्रूस कोवनर ने अपनी अटकलों के आधार पर बैंक ऑफ इंग्लैंड पर सट्टेबाजी की थी। उनका मानना था कि ये बैंक 1992 में पाउंड को यूरो मुद्राओं के सामने खड़ा नहीं रख पाएगा। सोरोस ने इस ग्रुप को लीड किया और ये शर्त लगाई कि यूरोपियन मुद्राओं की कीमत ब्रिटिश पाउंड से बहुत ज्यादा थी, खास तौर पर जर्मन डूश मार्क की तुलना में। सोरोस और उसके मैनेजमेंट फंड ने इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए $10 बिलियन का रिस्क लिया, इस दावे के साथ कि पाउंड की कीमत घटेगी, और 1 महीने के अंदर ही बैंक ऑफ इंग्लैंड को मजबूर कर दिया था यूरोपीय विनिमय दर तंत्र से पाउंड स्टर्लिंग को वापस लेने के लिए। इसे ब्लैक वेडनेसडे के रूप में भी जाना जाता है। और तो और सोरोस की फर्म ने इस बाजी $7 बिलियन की कमाई की थी, और क्योंकि ये एक हेज फंड था तो सोरोस और उसके सभी पार्टनर्स को $7 बिलियन का 20% हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है कि सभी को तकरीबन $1.4 बिलियन मिले। नंबर 3, बिटकॉइन। वाकई ये बहुत पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। आजकल भले ही बहुत कम लोग इसको सही मायने में समझ पाते हैं कि बिटकॉइंस हैं क्या, लेकिन फिर भी ये बिटकॉइन नामक सोने के पॉट में अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कैमरॉन और टायलर विंकलेवॉस, ये 2 लोगों ने बिटकॉइन में बहुत पहले निवेश किया था और इन्हें आमतौर पर विंकलेवॉस ट्विंस के नाम से जाना जाता है। विंकलेवॉस जोड़ी ने बिटकॉइन में साल 2013 में निवेश करना शुरू किया था, जब इनकी कीमत महज $120 पर बिटकॉइन थी, जिसका मतलब है कि इनके पास कुछ 1 लाख बिटकॉइन है। एक बिटकॉइन की आज की कीमत $18,700 है, यानी कि विंकलेवॉस जोड़ी ने $1 बिलियन बस 4 साल में बना लिए। इसके बावजूद अगर आप बिटकॉइन के कम समय में बढ़ती कीमत का अंदाजा लगाएं, तो आप समझ सकते हैं कि बस कुछ ही घंटों में कैसे इनकी किस्मत और धन लाखों में बढ़ गया है। 10 सितंबर को 12.2 और 2.2 के बीच बिटकॉइन की कीमत $13,887 से $15,791 तक बढ़ गई थी। इसका सीधा मतलब है कि विंकलेवॉस जोड़ी ने बस 2 घंटों में 190.4 मिलियन कमा लिए थे। विंकलेवॉस जोड़ी के अलावा आप शायद इस जोड़ी को 2004 में मार्क जुकरबर्ग पर केस डालने वालों के नाम से जानते होंगे। विंकलेवॉस जोड़ी का मानना है कि जुकरबर्ग ने उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कनेक्ट यू की आईडी चुराकर फेसबुक बनाया था। विंकलेवॉस को इस केस को सेटल करने के लिए 65 मिलियन मिले और इसी से उन्होंने बिटकॉइन खरीद लिए। विंकलेवॉस को अच्छी सेटलमेंट तो मिली गई थी और साथ में 2010 की मूवी द सोशल नेटवर्क के प्रेरणा स्थान भी वही थे। हालांकि बहुत सारे लोग इस जोड़ी को पसंद नहीं करते उनके केस डालने की आदत की वजह से, लेकिन मैं तो इन्हीं की आइडियाज के दाद देता हूँ। ये तो ऐसा हुआ कि उन्हें पहले से पता है कि उनकी कौन सी आइडियाज उन्हें पैसा कमा के देगी और अपना पैसा बस उसी आइडिया पर लगाओ। नंबर 2, सबसे बड़ी एकल लॉटरी के विजेता। कुछ लोग कभी कभार ही लॉटरी खरीदते हैं, लेकिन अगर कभी आपको लोटो टिकट खरीदने का मन भी किया तो आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। कुछ ऐसा ही 53 साल की मेविस वेंसियाक के साथ हुआ। अगस्त के एक दोपहर में वेंसियाक ने यूं ही अपने छोटे से टाउन मैसाचुसेट्स के एक स्टोर से टिकट खरीदने की सोची। नंबर सेलेक्ट करने में अपने प्रियजनों की जन्म तारीख रख ली और वेंसिकीज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके नंबर्स 6, 7, 16, 23, 26 और पावर बॉल नंबर 4 लकी विनर थे।
उन्होंने $758 की जीत हासिल की। 23 अगस्त 2017 को वेंचियास ने अपना प्राइज क्लेम किया। उन्होंने 30 वर्षों में 30 भुगतानों में कुल जैकपॉट राशि प्राप्त करने के बजाय $336 मिलियन एक बार में ही पाने के बारे में सोची, और यही कारण है कि इस जीत को हम इतिहास की सबसे बड़ी एकल लॉटरी जीत के रूप में जानते हैं। वैसे तो ज्यादातर लॉटरी विनर्स अपने इनाम को मुश्किल भरे दिनों के लिए बचाए रखते हैं, लेकिन वेंसियास्की ने अपना जॉब छोड़कर वेकेशन पर जाने की सोची। हालांकि इसके लिए मैडम को भलामे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एक ही दिन में इतनी बड़ी कीमत का विजेता बन जाएगा तो वो भी शायद इसी तरह से रिएक्ट करे, विशेष रूप से अब जबकि माइक्रोनेशिया जैसे देशों की तुलना में अधिक है। नंबर 1, बैंक की एक भूल। कल्पना कीजिए आप एक दिन उठ जाते हैं और आपके बैंक अकाउंट में मिलियन डॉलर्स जमा हो जाते हैं। असल में ऐसी घटना मैथ्यू पेयर्स नाम के आदमी के साथ नवंबर 2015 में हो चुकी है। जब पेयर्स ने अपने कॉमनवेल्थ बैंक के ऐप में लॉगिन किया, तब उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट में तकरीबन 123 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, और ये कीमत 9 करोड़ 51 लाख 6171.98 के बराबर होती है। हालांकि उससे उनका जीवन यापन आराम से हो जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत ही बैंक को कॉल किया। शुरुआत में तो उन्होंने जिस बंदे से बात की, उन्होंने उसकी बातों को मजाक में उड़ाकर कहा कि अच्छी बात है, लेकिन 2 हफ्तों के बाद कॉमनवेल्थ बैंक ने इशू को रिजॉल्व किया और कहा कि कभी कभी ऐसी तकनीकी खराबियों की वजह से हो जाता है। इसका मतलब पेयर्स को ये मिलियन डॉलर्स अपने बैंक अकाउंट में रखने को नहीं मिले। अगर आप पेयर्स की जगह होते तो क्या करते? क्या आप इस बैंक में इन्फॉर्म करते या फिर चुपचाप इस कीमत को खर्च कर देते? इस लिस्ट को देखने के बाद तो ऐसा लगता है